हेलो स्टूडेंट्स, जैसे हमने पहले पोजीशन टाइम ग्राफ की बात की थी, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट वेलोसिटी टाइम ग्राफ। और हम किसकी बात करेंगे? वेलोसिटी टाइम ग्राफ की अब हम बात करेंगे। तो जैसे पोजीशन टाइम ग्राफ में हम टाइम किस पे लेते हैं? एक्स एक्सिस पे। यहाँ पे भी हम टाइम हमेशा किस पे लेंगे? एक्स एक्सिस पे। चाहे पोजीशन टाइम ग्राफ हो चाहे वेलोसिटी टाइम ग्राफ हो, ठीक है। तो ये y एक्सिस पे हमारी क्या हो गई? वेलोसिटी हो गई, वेलोसिटी इन मीटर पर सेकेंड। और ये हमारा क्या हो गया? टाइम हो गया सेकंड्स में, ठीक है। ये सपोज 2 4 6 8 10, ये क्या हो गया? 5 10 15 20 25, ठीक है। तो पहला ग्राफ जो हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है वेलोसिटी टाइम ग्राफ में, जब हम पहला ग्राफ लेके चल रहे हैं तो ये हमारा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? सपोज ये हमारा पहला ग्राफ है, ठीक है। तो यहां पे अब आप देखेंगे टाइम बढ़ रहा है 2 4 6 8 10, बट आपकी वेलोसिटी क्या है? वही है 15। देखो 2 मीटर पर सेकंड पे आपकी वेलोसिटी क्या है? 15 मीटर पर सेकंड। 4 सेकंड पे आपकी वेलोसिटी क्या है? 15 मीटर पर सेकंड। 6 सेकंड पे आपकी वेलोसिटी क्या है? 15 मीटर पर सेकंड। 8 मीटर पे भी आपकी वेलोसिटी क्या है? 15 मीटर पर सेकंड। सॉरी 8 मीटर 10 सेकंड 8 सेकंड पे 10 सेकंड पे भी आपकी वेलोसिटी क्या है? 15 मीटर पर सेकंड। टाइम इज इंक्रीजिंग बट द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज नॉट चेंजिंग। यहाँ पे हमने क्या देखा? जो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट है वो चेंज नहीं हो रही है। टाइम लेकिन आपका क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, बट उसकी वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है। तो इसका मतलब जो वेलोसिटी है वो हमारी क्या हो गई? कांस्टेंट हो गई। वेलोसिटी क्या हो गई? कांस्टेंट। अब वेलोसिटी अगर कांस्टेंट है इसका मतलब क्या? एक्सेलरेशन क्या हो गया? जीरो। ए यहाँ पे क्या है? एक्सेलरेशन। वेलोसिटी कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन क्या हो गया? जीरो हो गया। अब जब आपकी वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही, इसका मतलब कैसा मोशन है? यूनिफॉर्म मोशन। कैसा मोशन हो गया ये? यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। अब हमने पीछे पढ़ा था पोजीशन टाइम ग्राफ में अगर ये लाइन पैरेलल आ रही है टाइम के, अगर ये लाइन टाइम के पैरेलल आ रही है तो ऑब्जेक्ट है रेस्ट। और वेलोसिटी टाइम ग्राफ में अगर ये पैरेलल आ रही है तो ऑब्जेक्ट इज इन यूनिफॉर्म मोशन। ऑब्जेक्ट इज इन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया? वेलोसिटी टाइम ग्राफ फर्स्ट। अच्छा सेकंड, अब देखो दूसरा ग्राफ देखो। अब इसी में जब वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऐसा है, ये v और ये टाइम, ठीक है। सपोज ये 2 4 6, ये 5 10 15, ठीक है। ये वेलोसिटी है मीटर पर सेकंड में, ये टाइम है सेकंड्स में। 2 सेकंड 4 सेकंड 6 सेकंड 5 मीटर पर सेकंड 10 मीटर पर सेकंड 15 मीटर पर सेकंड, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखिए फर्स्ट 2 सेकंड में वेलोसिटी 0 से 5 पहुंची, नेक्स्ट 2 सेकंड में 5 से 10, फिर नेक्स्ट 2 सेकंड में 10 से 15। तो हर बार वेलोसिटी कितने से चेंज हो रही है? 5 मीटर पर सेकंड से वेलोसिटी क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। मतलब कि वेलोसिटी, पहली बात तो वेलोसिटी चेंज हो रही है। तो वेलोसिटी चेंज हो रही है इसका मतलब ये कैसा हो गया? ये वाला ग्राफ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? नॉन यूनिफॉर्म मोशन। क्या है? नॉन यूनिफॉर्म मोशन। पहली चीज, ये ग्राफ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? नॉन यूनिफॉर्म मोशन। लेकिन इसमें एक चीज है, वेलोसिटी इज चेंजिंग। क्या? वेलोसिटी इज चेंजिंग equally. Velocity changing equally in equal interval of time. In equal interval of time. जो वेलोसिटी है वो आपकी इक्वली चेंज हो रही है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो अब वेलोसिटी इक्वली चेंज हो रही है, इसका मतलब क्या?
एक्सेलरेशन जो हो गया, एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। क्या एक्सेलरेशन क्या हो गया हमारा, कांस्टेंट हो गया। जब वेलोसिटी कैसे चेंज हो रही है, इक्वली चेंज हो रही है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इसका मतलब हमारा एक्सेलरेशन क्या हो गया, कांस्टेंट। बिकॉज वेलोसिटी इक्वली पहले 2 सेकंड में 5 से चेंज हुई, फिर अगले 2 सेकंड में 5 से चेंज हुई, फिर अगले 2 सेकंड में 5 से चेंज हुई। अब यहाँ पे क्या है, वेलोसिटी क्योंकि इक्वली चेंज हो रही है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इसका मतलब हमारा एक्सेलरेशन क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। क्या हो गया, कांस्टेंट। लेकिन अब क्योंकि वेलोसिटी चेंज हो रही है, इसीलिए कैसा मोशन हो गया, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। क्या हो गया, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, अब हम थर्ड वाला ग्राफ अगर देखें, इसी में अगेन फिर से ये क्या है, वेलोसिटी, ये क्या है, टाइम, ये बड़ा, फिर ये यहां पे क्या है, नॉन यूनिफॉर्म, पहली चीज तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, ठीक है, और यहाँ पे वेलोसिटी इक्वली चेंज नहीं हो रही है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। यहाँ पे इस देखो नॉन यूनिफॉर्म मोशन ये भी, नॉन यूनिफॉर्म मोशन ये भी, बट यहाँ पे एक्सेलरेशन जो है वो कांस्टेंट नहीं है, एक्सेलरेशन चेंज हो रहा है। कैसे पता हमें चेंज हो रहा है, जैसे वी हैव स्टडीड दैट स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप हमें क्या दे रहा था, वेलोसिटी दे रहा था, ऐसे ही वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप हमें क्या देता है, एक्सेलरेशन देता है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो स्लोप ये हो गया, तो यहाँ पे तो आपका एक्सेलरेशन है कुछ ना कुछ, ठीक। फिर इस पॉइंट पे देखो स्लोप क्या हो गया, एंगल क्या हो गया, कम हो गया, ठीक है। आप इसको पीछे तक ले आओ, देखो ये एंगल क्या हो गया, कम हो गया। अब इस पॉइंट पे देखो फिर से एंगल बढ़ गया, और इस पॉइंट पे देखो आपकी क्या आ गई, लाइन पैरेलल आ गई। क्या आ गई, पैरेलल आ गई। तो देखो यहाँ पे एक्सेलरेशन अलग है, यहाँ पे एक्सेलरेशन अलग है, यहाँ पे एक्सेलरेशन अलग है, और यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या हो गया, जीरो हो गया। स्लोप हम कैसे बनाते हैं, वही कर्व है, वहां पे क्या मार दोगे, जहां भी कर्व आ रहा है वहां पे आप टेंजेंट मार दोगे, टेंजेंट मार दोगे, और आप एक्स एक्सिस से एंगल ले लोगे। जैसे कि इस पॉइंट पे स्लोप निकालना था, तुमने यहाँ पे टेंजेंट मारा और यहाँ पे पी। अगर अब इस पॉइंट पे अगर स्लोप निकालना है तो यहाँ पे आप टेंजेंट मारोगे और एक्स एक्सिस से ये एंगल आ गया, तो यहाँ पे रिटार्डेशन हो रहा है क्योंकि आपका एंगल इस तरफ को आ रहा है। अगर एंगल ऐसे ऐसे आ रहा है तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, अगर ऐसे ऐसे आ रहा है, इस तरीके से एंगल गिर रहा है, तो एक्सेलरेशन क्या है, नेगेटिव। अगेन जैसे ये है, अगर ऐसे कोई भी एंगल आ रहा है, ये या ये, तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव। अब इसका एक्सेलरेशन सबसे कम है, इसका एक्सेलरेशन सबसे ज्यादा है, बट अगर ऐसे कुछ आ रहा है, ठीक है, इसका एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, नेगेटिव। मतलब बॉडी आपकी क्या कर रही है, रिटार्डेशन कर रही है। और अगर आपका एकदम ऐसे स्ट्रेट इसके इस लाइन के पैरेलल लाइन आ रही है, तो उस केस में एक्सेलरेशन जीरो। जैसे यहाँ पे देखो पैरेलल एक्सेलरेशन जीरो, ठीक है। अब जैसे कि ये है, इसी ग्राफ में अगर हम दो चीज देखें, एक ऐसे और एक ऐसे, अब ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी। अब कोई पूछे इन तीनों में सबसे ज्यादा एक्सेलरेशन किसका है, तो सबसे ज्यादा एंगल किसका बन रहा है, सी का, उसके बाद बी का, उसके बाद ए का। तो सबसे ज्यादा एक्सेलरेशन किसका है, सी वाले का एक्सेलरेशन सबसे ज्यादा है और ए वाले का एक्सेलरेशन सबसे कम है, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, अबाउट वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अच्छा एक बात और, एरिया ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमें क्या बताता है, लेट अस सी दिस आल्सो। area of velocity time graph, area of velocity time graph gives displacement and distance वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया हमें क्या देता है, डिस्प्लेसमेंट देता है और डिस्टेंस देता है। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन ये आ रहा होगा, एरिया, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस कैसे दे देता है। चलो वो भी हम देखेंगे। सपोज ये हमारी क्या है, वेलोसिटी,
और ये टाइम, ठीक है। आपका ये मान लो ग्राफ बना है ऐसे, ठीक है, इस टाइप से मान लो हमारा कुछ ग्राफ बना, ठीक है, ओके। अब ये देखो फर्स्ट सेक्शन, सेकंड सेक्शन, थर्ड सेक्शन और फोर्थ सेक्शन, ठीक है। तो ये ट्रायंगल देखो इस टाइप का ग्राफ है, इसको हम ट्रायंगल बना लेंगे, इसको रेक्टेंगल, ट्रायंगल, ट्रायंगल, इस तरीके से हम एरिया निकाल लेते हैं, ठीक है। अलग अलग सेक्शंस में बांट के हम एरिया निकाल लेते हैं, ठीक है। तो अब इस वाले सेक्शन का एरिया सपोज क्या है A1, इस वाले सेक्शन का एरिया कितना है A2, इस वाले सेक्शन का एरिया कितना है A3, इस वाले सेक्शन का एरिया कितना है A4। तो अगर हमसे बोला जाए डिस्टेंस निकालो, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगी A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4। जब हमें डिस्टेंस या पार्टनेस निकालनी है तो हम चारों सेक्शन के एरिया को क्या कर देंगे, सम कर देंगे। चारों सेक्शन के एरिया को हम क्या कर देंगे, सम अप कर देंगे, दैट इज A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4। जब हमने चारों सेक्शन के एरिया को सम कर दिया तो हमारा क्या निकल आया, डिस्टेंस निकल आया। क्या निकल आई, डिस्टेंस निकल आई। अब हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना है, क्या निकालना है, डिस्प्लेसमेंट। वो क्या हो जाएगा, देखो जो पॉजिटिव साइड में है A1 और A3 ऐड हो जाएंगे, A1 और A3 ऐड हो जाएंगे, उसमें से A2 और A4 सब्सट्रैक्ट हो जाएंगे, A2 और A4 सब्सट्रैक्ट हो जाएंगे। तो हमारा क्या मिलेगा, डिस्प्लेसमेंट। When we need to find the distance, then we will add all the areas. But in case of displacement, हम कौन से एरियाज ऐड करेंगे, पॉजिटिव साइड वाले एरियाज ऐड कर देंगे और नेगेटिव साइड वाले एरियाज सब्सट्रैक्ट कर देंगे, ओके। तो ये हमारा किसके बारे में था, ग्राफ के बारे में था। तो वी हैव स्टडीड पोजीशन टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ये हमने। अब हम थोड़ी सी मैथमेटिकल टर्म्स, थोड़ा सा एक मैथमेटिक्स है, इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन, थोड़ा सा हम एक इंट्रोडक्टरी पार्ट इसका देखेंगे क्योंकि उसी का यूज हमारे यहाँ इसमें आगे होगा, ठीक है। तो पहले हम देखते हैं डिफरेंशिएशन। क्या, डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएट करना मतलब कि छोटे छोटे पार्ट्स में उसको और तोड़ना। जब हम व्हेन वी से डिफरेंशिएशन, दैट मींस उसको हम उसको और छोटे छोटे पार्ट्स में क्या कर रहे हैं, तोड़ रहे हैं, छोटे छोटे पार्ट्स में क्या कर रहे हैं, तोड़ रहे हैं, देन वी कॉल इट डिफरेंशिएशन, ठीक है। देखो हम लोग बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे, बस हम इतना पढ़ेंगे कि आपको जब आप करोगे क्वेश्चन तो आपको उसमें प्रॉब्लम ना हो। और फिर जो बाकी फॉर्मूले जो है डिफरेंशिएशन वगैरह के, वो मैं किसी एक वीडियो में सारे फॉर्मूले आपको दे दूंगा। अभी फिलहाल बहुत ही बेसिक सा कॉन्सेप्ट हम देखेंगे, डिफरेंशिएशन का और इंटीग्रेशन, ठीक है। तो डिफरेंशिएशन कैसे हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, d बाय dx, ठीक है। dx बहुत ही स्मॉल टर्म के लिए होता है। इसका मतलब क्या है, इस पूरे टर्म का डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। बहुत जगह विद रिस्पेक्ट टू को वी विल राइट WRT, तो आप समझ जाना विद रिस्पेक्ट टू x। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे जो भी टर्म होगी उसको हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं x के रिस्पेक्ट में, ठीक। अब कैसे, सपोज आपका क्या रखा है, y इज इक्वल टू x टू द पावर n। क्या है, y एक हमने इक्वेशन ले ली, y इज इक्वल टू x रेज्ड टू द पावर n। अब ध्यान से देखना, अब आपसे क्या कहा है इसमें, फाइंड d बाय dx ऑफ y। किसका निकालना है हमें, d बाय dx किसका निकालना है, y का निकालना है, या फिर इसको हम बोल देते हैं dy बाय dx निकालो। इसका मतलब क्या हुआ, डिफरेंशिएशन ऑफ y
with respect to x, डिफरेंशिएशन ऑफ y with respect to x। अब dy by dx हमारा क्या होगा, y की वैल्यू आप ये वाली पुट कर दोगे तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, d by dx ऑफ x to the power n। अब इसका एक बहुत जनरल फॉर्मूला है, देखो इसका तो मतलब है डिफरेंशिएशन हो रहा है, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, किसको, x to the power n को। तो ये क्या होता है, पावर में क्या है n, तो n यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा इनटू x लिख दोगे, और पावर में क्या है n, तो एक से पावर क्या कर दोगे, सब्सट्रैक्ट कर दोगे। तो जब भी हम डिफरेंशिएशन की बात करते हैं तो जो पावर है वो हमने मल्टीप्लाई कर दी और उसी पावर को एक से क्या कर दिया, सब्सट्रैक्ट कर दिया। क्या कर दिया, सब्सट्रैक्ट कर दिया। तो आप जनरल फॉर्मूला लिख लो इसका, क्या, when we are talking about differentiation basically क्या हुआ, it is d by dx of h to the power n। क्या हुआ, पहले n मल्टीप्लाई हुआ फिर x to the power n माइनस, ठीक है। अच्छा, अब x के अलावा अगर यहाँ पे कोई और टर्म होता तो उसे हम ऐसा कांस्टेंट ट्रीट करते हैं। जैसे कि एक क्वेश्चन ले लेते हैं तो आपको आसान हो जाएगा। सपोज y is equal to 3x cube plus 2x square plus 4a, ठीक है, क्या है, 3x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 4a, ये आपकी इक्वेशन है y की, ठीक। अब आपसे क्या कह दिया गया, फाइंड, क्या कह दिया गया, फाइंड dy by dx, ठीक है, dy by dx आपको फाइंड करना है, ठीक है। तो अब dy by dx फाइंड करना है तो y की वैल्यू पुट कर दोगे, है ना, तो इसका अंदर क्या हो जाएगा, d by dx, अब y की जगह क्या हो जाएगा, 3x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 4a, ठीक है। अब ये क्योंकि प्लस प्लस साइन है तो इसको एक बार इसके साथ ले लोगे, एक बार इसके साथ ले लेंगे, एक बार इसके साथ ले लेंगे, तीनों के साथ एक बार ले लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा आपका, d by dx of 3x क्यूब प्लस d by dx of 2x स्क्वायर प्लस d by dx of 4a, तीनों के साथ एक बार ले लिया, ठीक है। अब जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो सिंपल हम जनरल फॉर्मूला फॉलो करेंगे। ये n था, n मल्टीप्लाई हो जाएगा, पावर 8 से कम हो जाएगी, तो 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा इसमें, क्योंकि पावर 3 3 जा 9, तो क्या लिखोगे 9, फिर x की पावर 3 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 3 माइनस 1 2, प्लस 2 पावर है 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 2 जा 4 4, x की पावर 2 माइनस 1 कितना हो जाएगा 1, तो सिंपल x लिख देंगे, प्लस अब यहाँ पे देखो x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, यहाँ पे कोई टर्म है x, यहाँ पे x है ही नहीं, इसका मतलब जब x है ही नहीं तो x की पावर क्या हो गई 0, अब 0 से जैसे मल्टीप्लाई करोगे क्या हो जाएगा 0, तो प्लस में 0, तो इसका आंसर क्या हो गया 9x स्क्वायर प्लस 4x, ये आंसर हो गया, ठीक है। ये तो हमने स्टेप समझा दिया आपको, बट जब आप करोगे जल्दी जल्दी कैसे करोगे, जैसे कि ये था ना सिंपल, इसको डिफरेंशिएट करना है, ये आया था, तो सिंपल 3 3 जा 9, 9 पावर x से कम कर दो, 9x स्क्वायर, 2 2 जा 4x, यहाँ पे x है नहीं तो 0, ओके। देखो एक आप ट्राई करना एक बार, एक और मैं आपको पहले बता देता हूँ इसी में, जैसे कि सपोज y इज इक्वल टू क्या है 4x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ठीक है, 2x प्लस 1, ठीक है। अब इसको आपको क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है
विद रिस्पेक्ट टू x। इसको आपको क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। तो y तो ऐसे ले लो, नहीं dy by dx, तो आपका इसका dy by dx क्या हो जाएगा। अब आई एम डूइंग इट डायरेक्टली, देखो पावर 3 है, मल्टीप्लाई कर दो, 3 4 जा 12, x 3 में से एक कम हो गया, कितना बचा 2। आई एम डूइंग इट डायरेक्टली, ठीक है, प्लस 2 3 जा 6, x की पावर 2 माइनस 1 1 ऐसे ही रहने दो, प्लस यहाँ पे 2x है, 1 2 जा 2। अब x की पावर 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा 0, तो खत्म ही हो गया x, खाली 2 बचा, प्लस यहाँ पे x है नहीं तो 0, तो क्या आ जाएगा 12x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 2। ये आप फटाफट कर सकते हैं ऐसे, ओके। अगर पावर नेगेटिव में होती तो वो माइनस, जैसे कि मान लो यहाँ पे पावर -2 होती है, तो 2 3 जा 6, माइनस का 6 हो जाता है, ये माइनस का 6 हो जाता, और -2 -1 क्या हो जाता, -3 हो जाता, -3 हो जाता। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे। मेन चीज आप याद रखना, ये नीचे x वेरिएबल है तो जो इक्वेशन होनी चाहिए x के टर्म्स में होनी चाहिए, और x के अलावा कोई भी टर्म होगा a b c y, मतलब a b c z कुछ भी, वो सब क्या माने जाएंगे, कांस्टेंट माने जाएंगे, ठीक है। सपोज यहाँ पे होता 4v स्क्वायर, तो वो भी क्या हो जाता 0, क्योंकि इस टर्म में x वेरिएबल नहीं है। हाँ, अब अगर हम यहाँ पे करते dy by dv कर देते हैं, मान लो क्या, इसको डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू v, तो ये भी 0 हो जाता है, ये भी 0, क्योंकि v नहीं है यहाँ पे, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं, तो ये सारे क्या हो जाते हैं 0 हो जाते हैं। और ये 2 4 जा 8 और v, ये इसका क्या आंसर आता 8v। आया समझ में? तो दिस इज हाउ वी विल डू डिफरेंशिएशन, ओके। नाउ लेट अस डिस्कस इंटीग्रेशन। अब हम इसका डिस्कशन कर लेते हैं इंटीग्रेशन का। देखो इंटीग्रेशन, जैसे डिफरेंशिएशन में आप क्या कर रहे हो, उसको छोटा कर रहे हो, छोटे छोटे पार्ट में। इंटीग्रेशन का मतलब है टू सम। इंटीग्रेशन देखो ये s होता है, सब s बनाते हैं ना, इसी s को थोड़ा सा फैला के बड़ा सा बना दो, ये ठीक है। और यहाँ पे हमने ऐसे कर लिया, मान लो dx, इसका मतलब क्या हो गया, इंटीग्रेटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, इंटीग्रेटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, इसका मतलब ये हो गया, ठीक है। इसका मतलब इंटीग्रेटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, ये हमारा क्या हो गया, इंटीग्रेशन हो गया। अब यहाँ पे भी सपोज y इक्वल टू क्या है, x टू द पावर n है। अब हमने क्या बोला, फाइंड क्या, फाइंड y dx, मतलब कि अब इसका इंटीग्रेशन फाइंड करो, ठीक है। तो जैसे पहले कर रहे थे डिफरेंशिएशन में, वैसे यहाँ भी आ जाएगा। अब y की जगह क्या आ जाएगा, x टू द पावर n dx। अब इंटीग्रेशन में वहां पावर क्या हो रही थी, मल्टीप्लाई हो रही थी, फिर सब्सट्रैक्ट हो रही थी। यहाँ पे पहले पावर बढ़ा दो, x है n+1, और इसी वाली पावर से डिवाइड कर दो n+1, तो इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा इसका, n+1 बढ़ गई पावर, अपॉन में भी n+1, और प्लस एक क्या लग जाता है, c लग जाता है। ये जो c है ये क्या है, इंटीग्रेशन कांस्टेंट बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, इंटीग्रेशन कांस्टेंट, क्या बोलते हैं इसको, इंटीग्रेशन कांस्टेंट इसको हम बोलते हैं, ठीक है। c को हम क्या बोलते हैं, इंटीग्रेशन कांस्टेंट, ठीक। अब हम आगे बढ़ते हैं, इसी में एक क्वेश्चन ले लेते हैं, समझ में तो आ गया आपको। अब इसी पे क्वेश्चन ले लो और उसको सॉल्व कर लो। जैसे ये क्या है आपका, y इक्वल टू समझ लो 4x³ प्लस 3x² प्लस
2x प्लस 1 है। अब इसको आपने क्या कहना है, इंटीग्रेशन करना है y dx। तो क्या हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन, y की जगह यही 4x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 और ये dx। अब जैसे पहले कर रहे थे वैसे ही सबका अलग अलग कर दोगे क्योंकि हर टर्म का। तो इसका क्या हो जाएगा, 4 ऐसे ही लिख लिया, x की पावर 3 प्लस 1 डिवाइड बाई 3 प्लस 1, फिर प्लस 3 ऐसे ही लिख लिया, x की पावर 2 प्लस 1 डिवाइड बाई 2 प्लस 1, फिर प्लस 2 ऐसे ही लिख लिया, x की पावर 1 प्लस 1 डिवाइड बाई 1 प्लस 1, फिर लास्ट वाला टर्म देखो 1। अब यहाँ पे x है नहीं है, इसका मतलब x की पावर क्या हो गई 0। तो यहाँ पे क्या लिख लोगे, x की पावर 0 प्लस 1 डिवाइड बाई 0 प्लस 1। ओके, तो ये क्या हो जाएगा आपका 4x की पावर 4 अपॉन में 4। तो देखो 3 प्लस 1 4, 4 और 4 कट गया, 2 प्लस 1 3, 3 और 3 कट गया, 1 प्लस 1 2, 2 और 2 कट गया। तो आपका क्या बचा, x की पावर 4 प्लस x की पावर 3 प्लस x की पावर 2 प्लस x, फिर प्लस क्या लगा दोगे, 3 लगा दोगे। अब देखो 3 थी पावर 4 हो गई, 2 थी पावर 3 हो गई, 1 थी पावर 2 हो गई, 0 थी पावर 1 हो गई। यहाँ पे वहां पे एक x क्या हो रहा था, कम हो रहा था, यहाँ पे एक x बढ़ रहा है, यहाँ पे एक x बढ़ रहा है। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, इंटीग्रेशन हो गया। अच्छा, जो इंटीग्रेशन हम लोग यूज करेंगे उसको हम क्या बोलते हैं, डेफिनेट इंटीग्रल। ये वाला जो इंटीग्रल है इनडेफिनेट इंटीग्रल है। डेफिनेट इंटीग्रल में क्या होगा कि सेम क्वेश्चन है, हमने क्या बोला, इंटीग्रेट y dx फॉर, यहां पे बस लिख देंगे हम क्या, सपोज क्या, फॉर x इज इक्वल टू -1 या फिर 0 to 1 ले लेते हैं, 0 to 1 या फिर -1 to 1 ही ले लेते हैं, -1 to 1। क्या इसको पूरा इंटीग्रेट करना है x की वैल्यू -1 से 1 तक। ये जो टर्म जब ऐसा आ गया जिसको हम क्या बोलते हैं, डेफिनेट इंटीग्रेशन। ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा, जब इन्होंने लिमिट दे दी, ये क्या दी थी लिमिट, x की वैल्यू कहां से कहां तक रहेगी, -1 से 1 तक। तो ये जो हमने इंटीग्रेशन का सिंबल पुट लगाया है, इसी में यहाँ पे क्या लगा दोगे नीचे -1, ये होती है लोअर लिमिट, हमेशा याद रखना। जैसे इंटीग्रेशन है y dx, यहाँ पे क्या लिखोगे, लोअर लिमिट, ऊपर क्या आ जाएगा, अपर लिमिट, और आप इंटीग्रेट करते चले जाओगे, सब कुछ वैसे ही। लोअर लिमिट की जगह -1 आ गया, ऊपर क्या है -1 से 1 है, तो अपर लिमिट की जगह क्या आ गया, 1 आ गया। ठीक, अब जब हमने इंटीग्रेशन किया तो ये पूरा एक बॉक्स में बंद हो गया। ठीक, यहां पे क्या लग जाएगा, लोअर लिमिट -1, अपर लिमिट 1, अब ब्रैकेट के एंड में। ठीक, फिर फाइनल आंसर हमारा क्या आया, अब फाइनल आंसर को सॉल्व करके क्या आया था, x की पावर 4 प्लस x की पावर 3 प्लस x की पावर 2 प्लस x, फिर ये डब्बे में बन रहेगा। लिमिट क्या थी, -1 से 1, तो -1 से 1। ठीक है, अच्छा एक चीज और, अब इसमें हम प्लस c जो लगा रहे थे कांस्टेंट, इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट, वो अब हमें लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब आप यहाँ पे पहले जहां जहां x है वहां वहां अपर लिमिट पुट कर दो। याद रखना, पहले जहां जहां x है वहां वहां अपर लिमिट, मतलब अपर लिमिट मतलब 1 पुट करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, 1 की पावर 4 प्लस 1 की पावर 3 प्लस 1 की पावर 2 प्लस 1। ठीक है, ये अपर लिमिट पुट कर दी, फिर माइनस, अब जहां जहां x है वहां वहां लोअर लिमिट पुट कर दोगे। लोअर लिमिट मतलब x की जगह क्या पुट कर दोगे, -1, तो क्या आ जाएगा आपका, ये मैं माइनस करके यहां लिख दे रहा हूं। ठीक है, अब हमारा क्या आ जाएगा, -1 की पावर 4 प्लस -1 की पावर 3 प्लस -1 की पावर 2 प्लस -1, ये हमारा। अब इसको सॉल्व करके जो आंसर आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल
आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो 1 की पावर ये तो सब 1 ही बन रहेगा, 1 + 1 2 + 1 3 + 1 4। तो इसको जब हम सॉल्व किया हम लोगों ने तो क्या आया 4। तो क्या आया 4 माइनस ये तो 1 हो जाएगा, ये -1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा और ये -1। तो 1 - 1 कट गया, 1 - 1 कट गया, तो माइनस क्या आएगा 0। तो आंसर क्या आया 4। आंसर क्या आया 4 आया। ठीक है, एक एग्जांपल और ले लेते हैं जिसमें कि आपको थोड़ा और अच्छे से क्लियर हो जाए, अगर इसमें कोई डाउट रह गया हो तो। बहुत सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। सपोज आपका क्या है y = क्या है 3x² + 2। ठीक, अब आपसे क्या क्या है इंटीग्रेट, ऐसे लिख देते हैं कई बार, क्या इंटीग्रेट y विद रिस्पेक्ट टू x, विद रिस्पेक्ट y को इंटीग्रेट टू x के रिस्पेक्ट में फॉर x = जैसे मान लो 0 to 2, x 0 से 2 तक है, तो ये लोअर लिमिट हो गई, अपर लिमिट हो गई। अब इंटीग्रेशन लगा दो y dx, x 0 से लेके 2 तक, तो इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा y की जगह 3x² + 2 dx 0 से लेके 2 तक। ठीक है, तो अब इंटीग्रेशन 3 x की पावर क्या हो जाएगी 2 + 1 3/3 प्लस 2 x की पावर 0 + 1 0 + 1, क्योंकि x है नहीं, पावर 0 है, ये ब्रैकेट बंद किया, 0 से 2 तो 0 से 2, 3 से 3 कट गया, तो क्या आया x³ + 2x 0 से 2। तो पहले x की जगह क्या पुट कर दोगे अपर लिमिट, तो क्या हो जाएगा 2 की पावर 3 + 2 × 2। ठीक है, फिर लोअर लिमिट क्या हो जाएगा 0 की पावर 3 + 2 × 0। ठीक है, तो ये तो 0 की पावर 3 0 पूरा 0 हो जाएगा, ये क्या आ जाएगा आपका 8 + 4, तो कितना आ गया आपका 12। ठीक है, ये आपका क्या हो गया डेफिनेट इंटीग्रेशन। ठीक है, तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे इंस्टेंट एक्सेलरेशन, इंस्टेंट वेलोसिटी और इक्वेशंस ऑफ मोशन और उनका डेरिवेशंस हम देखेंगे। ठीक है, तो ये आप ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन अच्छे से समझ लेना और उसको एक बार प्रैक्टिस कर लेना। ओके।